पंजाब की हिस्ट्री देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, इनका नाम है धनंजय चौहान। हम कह सकते हैं तकरीबन 51 साल की इनकी लंबी लड़ाई, ऐसी चीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि आप अंदर से क्या फील करते हैं। और हम कह सकते हैं कि जितनी भी जो ट्रांस वुमन है, आज उनकी ये आवाज़ बनी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब की हिस्ट्री में। मैं पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे पंजाब केसरी ने बहुत सपोर्ट भी किया है, नॉट इन शिमला बट चंडीगढ़ में। जब भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में जो भी मैंने आवाज़ उठाई है ट्रांसजेंडर के लिए, वो पंजाब केसरी ने हर बारी, जब जस्टिन ट्रूडो आए थे तब भी पंजाब केसरी ने हमें लाइव लिया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, तो आज आप यहाँ पर शिमला पहुँची है, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि शिमला में यहाँ पर क्या विशेष है। इसी मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर पहुँची आज शिमला में। बिल्कुल, एक बहुत ही एक्साइटिंग यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है, माया बाज़ार करके, जिसमें सनम और उनकी पूरी टीम, जो कि दूर मुंबई और कर्नाटक से यहाँ पर पहुँचे हैं सब लोग। उन्होंने पूरे भारत में अभी तक दूसरा या तीसरा ये इवेंट है और पूरे भारत में वो करना चाहते हैं। पूरे LGBTIQ+ कम्युनिटी को लेके, सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं और भी जो समुदाय हैं उनको साथ में लेके, ये जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपने छोटा मोटा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि समाज में ट्रांस लोग या उनको बाकी और LGBT को मौका नहीं दिया जाता, तो वो अपना काम करें। तो यहाँ पर वो अपना प्रदर्शन, जो भी छोटा मोटा हस्तकला या जो भी वो काम करते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने हुनर को दिखा सकते हैं, सामान बेच सकते हैं। तो ये जो आज का 2 दिन का इवेंट है, कल भी हुआ था, सैटरडे संडे दो, तो इसमें पब्लिक को, जो ये पहली बार हिमाचल में हुआ, शिमला में, तो शिमला में इसलिए भी था क्योंकि ये इस पूरे नॉर्थ इंडिया में, चंडीगढ़ के इस साइड में तो काफ़ी टैबूज़ हैं सेक्सुअलिटी और जेंडर को लेके। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं और बहुत समझने की ज़रूरत है सभी को। तो वो हम लोग इस जो टैबूज़ हैं, स्टीरियोटाइप्स जो हैं, वो तोड़ना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। तो आज ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट हूँ और उसमें हम लोग पूरी भागीदारी हमारी, हम लोग उसके पार्टनर हैं इस इवेंट के। हम लोगों ने 2 इवेंट इसमें स्पॉन्सर किए थे। एक मतलब हम लोगों ने भेजे टीम, एक तो गिद्दा पंजाब से आई थी, कल बहुत बढ़िया उन्होंने यहाँ पर डांस किया गिद्दा, और आज हिमाचल की ही स्कूल की एक टीम थी, उन्होंने नाटी प्रस्तुत की। तो ये, और मैं खुद भी परफॉर्म कर इसमें किए हैं, 2 गायन, वादन, नृत्य, कविताएं जो भी हैं सब मैंने, क्योंकि मैं सभी चीज़ों में मुझे पसंद है और मैंने क्लासिकल डांस सीखा भी है, तो उसको भी मैंने प्रस्तुत किया है। जी, क्योंकि शिमला में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिमाचल में पहली बार इस तरह का इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर जब तक आप यहाँ पर हैं, क्या लोग आपसे मिल रहे हैं, क्वेरीज उनकी, या किस तरह की समस्याएं यहाँ पर लोगों को आ रही हैं, स्पेशली इस चीज़ को लेकर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी क्लोजेट में है, सबसे ज़्यादा वो मिल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनकी इंस्पिरेशन, उनकी प्रेरणा हूँ और वो मेरे जैसा बनना चाहिए। मेरे को कई लोगों ने मेरे को बिल्कुल पर्सनली बोला कि हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने रखें, लेकिन उसके लिए मौका ही नहीं मिलता है। समाज इतना क्लोज़ है, इतनी सोसाइटी इतना क्लोज़ है कि अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ होने में इतना मतलब दर्द होता है, इतना दुख होता है, और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सभी लोग लड़का चाहते हैं, कोई लड़की नहीं चाहता है। अब पंजाब में या और जगह भी बोलते हैं बंदा बन जाओ, कोई ये नहीं बोलता कि बंदी बन जाओ, ठीक है ना। कोई लड़की नहीं बनना चाहता या बनवाना चाहता। तो सभी लोग यहाँ पर कि पेट्रियार्की है, जो मर्द सत्ता है, उसके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो आज जो 2 दिन में बहुत लोगों को मिल, नॉट ओनली LGBT या ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेन, बट सोसाइटी के लोग। देखा कि जो स्कूल के बच्चे पहले वो कुछ दिन पहले डर रहे थे, लेकिन जैसे वो आज मिले, वो आज तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने एक्साइटेड थे और सब लोग ब्लेसिंग्स लेने
लोगों को लगता है शायद ब्लेसिंग हमारी के अंदर लोगों से ब्लेसिंग लेते हैं, तो उसके कारण चलो किसी न किसी तरह, लेकिन लोग मिलना चाहते हैं, पेरेंट्स मिलने आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बहुत सारी लोगों के क्वेश्चंस भी थे, उनको उनको जवाब देने थे, ये सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या क्या मतलब टैबूज अभी भी फिलहाल है लोगों के माइंड में, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए हर एक जानकारी हम तक पहुंच पाती है, लेकिन ये पर्टिकुलर जेंडर आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, इसको लेकर अलग अलग जो थॉट्स है और कितनी परेशानियां आती हैं मतलब सोसाइटी के बीच में अपने आप को एक पहचान को लेकर एक लड़ाई आपको जो करनी पड़ती है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते देखिए, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फैमिली से है, और फैमिली को भी कहाँ से प्रॉब्लम है, वो आसपास के लोगों, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों को, क्योंकि उनको उनको लगता है कि पैदा तो हमने लड़का किया था, ये लड़कियों क्यों बन गई, है ना। और उनको वही दिक्कत है, ये साड़ी क्यों पहन लिया, ये कपड़े क्यों पहन लिए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों। लेकिन आप देखिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम ये है कि हमारे को अवेयरनेस ही नहीं है। जेंडर आइडेंटिटी, कोई इंसान, आदमी कोई अपनी मर्जी से साड़ी नहीं पहनता है। मैं किसी को बोलूँ यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मर्द हैं, वो साड़ी पहन लें, कोई साड़ी नहीं पहनेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि साइंस में ये माना जाता है, साइंस जो साइकेट्रिस्ट के पास अगर पूछेंगे तो सम पीपल ट्रैप इन रॉन्ग बॉडी, है ना। उनका बायोलॉजिकल जो बॉडी होती है और साइकोलॉजिकल बॉडी मतलब ब्रेन, और जो नीचे का धड़ है, नीचे धड़ से नीचे है, वो जब मिस मैच हो जाता है, या उनको लगता है वो ट्रैप हो गए हैं किसी गलत बॉडी में, तो तब ये फीलिंग होती है कि जिस शरीर में वो पैदा हुआ वो शरीर उसका नहीं है। और दूसरी बात, जेंडर जो है, इट्स नॉट इन बिटवीन ऑफ टू लेग्स, ये हमारे दो टांगों के बीच नहीं है, ये दो कानों के बीच में होता है। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये सामाजिक पहचान है। जब कोई बच्चा पैदा होता है या कोई भी पैदा होता है, वो चिल्लाते हुए तो नहीं आता ना कि मैं लड़का आ गया हूँ, मैं लड़की आ गया हूँ। उसका जेंडर कौन देता है? उसके अंडरवेयर में झांक के देखता है डॉक्टर या आसपास के लोग, लेकिन उससे तो नहीं पूछा जाता, उसकी कंसेंट तो नहीं रहती ना बच्चे का, कि मैं बच्चे को पूछा जाए तो मैं लड़का मानूं या लड़की मानूं। अब वो लड़का 3 या 5 साल की एज के अराउंड, ये सभी साइंस के अकॉर्डिंग, जो साइकोलॉजिकली ये माना जाता है, 3 से लेकर 5 साल की एज में हर बच्चा अपना जेंडर रिकॉग्नाइज करता है। जो पेरेंट्स ने दिया वो तो चलो ठीक है, लेकिन खुद बच्चा रियलाइज़ करता है उसका जो स्वभाव, जो प्रकृति ने उसको स्वभाव दिया है उसका, जैसे पक्षी को कोई उड़ना नहीं सिखाता है, वो उड़ता है ना। तो इसी तरह जो जीव है, इंसान है, उसको खास करके इंसानों में, वो मर्द माने औरत माने, वो उसकी खुद की चॉइस है। और 3 से लेकर 5 साल की एज में बहुत सारे लोग तो अपने आप को वही मानते हैं जो उनके पेरेंट्स ने कहा, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको उससे उलट मानते हैं। अगर मैं लड़का पैदा हुआ तो मैं 5 साल की एज तक आते आते अपने आप को लड़की मानना शुरू करें कि नहीं, और ये कोई गलत नहीं है। एक मैं इसको उदाहरण दूंगी, एक फैमिली मेरे पास आई थी कि उन्होंने कहा कि हमें हमें बताइए साइकेट्रिस्ट, हमने अपने बच्चे को ठीक कराना, ये अपने आप को लड़की मानता है। तो मैं उनको पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में लेके गई, वहाँ पर अपॉइंटमेंट पहले ले लेते हैं, डॉक्टर को आप ठीक कर दीजिए, ये अपने आप को लड़की मानता है। तो डॉक्टर हंसने लगे, उन्होंने कहा ठीक तो आपको होना है, ये बच्चा वही कर रहा है जो उसको नेचर करवा रही है, ठीक है, काउंसलिंग आपकी होगी, आपको काउंसलिंग दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा कि जेंडर आइडेंटिटी होती क्या है। जेंडर और सेक्स में दोनों फ़र्क है। सेक्स मतलब बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी, ठीक है, और जेंडर जो होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, हमारी सामाजिक पहचान। हम समाज में अपने लड़का मानते हैं, लड़की मानते हैं, या नॉन बाइनरी, या उसमें कोई नहीं मानते हैं। कई लोग होते हैं जो दोनों में नहीं मानते अपने आप को। तो ये एजुकेशन जो है ये अभी सोसाइटी में नहीं है, और धीरे धीरे हो रहा है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, इसमें हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। और 2019 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ, बाद में 20 में ये एक्ट बना, रूल्स भी आए। अब सीबीएसई का जो मॉड्यूल, टीचर ट्रेनिंग का मॉड्यूल है वो चेंज हो रहा है, उसमें मैं भी मेंबर थी। हम लोगों ने उसको काफ़ी वर्कआउट किया, बहुत सारी मेहनत करके उसको इंक्लूसिव बनाया। उसमें मेल, फीमेल, बॉय, गर्ल और ट्रांस बॉय, ट्रांस फीमेल,
तो उन सबको जोड़ा गया, उसमें सबको समझाने के लिए कि आपके स्कूल में कोई बच्चा बहुत 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं आपके क्लासरूम में, तो टीचर्स को पता होना चाहिए कि अगर वो उनसे पूछे मत कि आप कौन है, आपके जेंडर है, उनको क्या पता बच्चे को, वो जस्ट अपने आप फील कर रहा है। बस हमें उसकी केयर करनी है, उसका ध्यान रखना, उसका उसके साथ बुली ना हो, उसके साथ हैरेसमेंट ना हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो, और टीचर को सिर्फ उसका ध्यान रखना, उसका ड्रॉप आउट ना हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि स्कूल में और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ अगर इस तरह का जो बिहेवियर वो किएगा कहीं ना कहीं उनके मेंटल एक हम कह सकते हैं जो प्रेशर पड़ जाता है उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो फेस करते हैं लाइफ में। तो चलिए सबसे पहले हम आपके बारे में जो जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं कि आपके बारे में थोड़ा जाने कि धनंजय चौहान कौन है। आज के टाइम पे आपको लोग दिखते हैं कि अब कि आप एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपकी अपनी जो पहचान है उसको पाने के लिए आपको इतना लंबा जो स्ट्रगल है करना पड़ा, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। फैमिली के बीच में कैसा माहौल था जब आपने उन्हें पहली बार कहा कि आपको लड़कियों की तरह ड्रेसअप और ये सारी जो चीज़ें करना अच्छी लगती है, कैसा आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उस वक्त फील किया? मुझे जब अपनी पुरानी कहानी अपना जब मैं बताती हूँ, बयान करती हूँ, तो बहुत मुश्किल समय से वो गुजरी हूँ मैं, और बहुत दर्द भी होता है। नासूर होते हैं ना, पुराने पुराने जख्म होते हैं, उनको दोबारा से हरे करने पड़ते हैं, तो इतना आसान नहीं है अपनी पुरानी कहानी को याद करना कि 5 साल की एज में मेरा जेंडर मतलब मुझे पता चला मैं लड़की हूँ, मेरा मुंडन हुआ, मुंडन मैंने करवाने नहीं दिया कि मैं लड़की हूँ, ज़बरदस्ती मेरा मुंडन किया गया। 7 साल की एज में मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, और उन्होंने तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने झाड़ फूँक शुरू किया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई, कोई औरत है जो इसको तंग कर रही है। तो मारपीट शुरू हुआ, मेरे को मारा गया, और गरम चिमटे से मेरे को दागा गया, मेरे और छाले पड़े उसमें शरीर में, मेरे अभी भी निशान है पूरे शरीर में। तो ये सब चीज़ें हुई। कन्वर्जन थेरेपी फैमिली ने करवानी चाहिए, और मेरे को कन्वर्ट करना चाहे कि नहीं तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का हो। मैंने कहा मैं लड़की हूँ, लेकिन जब टॉर्चर शुरू हुआ तो मैंने कहा ठीक है आप जैसा बोलो मैं वैसे करूँगी। और फिर मैंने अपने आप को दबे कुचले स्वरों में लड़की मानना शुरू किया, लेकिन पब्लिक के सामने या पेरेंट्स के सामने कभी कुछ नहीं कहा। अगर मैं अगर मानती तो फिर ये मुझे दोबारा से उसी तांत्रिक के पास लेके जाएंगे। 14-15 साल की एज में मैं जेंडर डिस्फोरिया हो गया, एक तरह की एक मानसिक तनाव की एक स्थिति होती है, जेंडर डिस्फोरिया, एनग्जाइटी, डिप्रेशन होता है, जिसमें बच्चा ना तो पढ़ सकता, ना अपने आप ध्यान ध्यान दे सकता, बस सुसाइडल अटैम्प्ट के एक ख्वाब आते रहते कि मुझे मरना है, बस मैं, मेरे लिए ये दुनिया सही नहीं है। मैं तो सोचती कि आई एम राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड, मैं गलत संसार में पैदा हो गई, यहाँ पर नहीं पैदा होना चाहिए था मुझे। तो मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करना की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने बचाया। मेरी माँ ने थोड़ा सपोर्ट किया था कि तुम कोशिश करो यहाँ से निकलने की, मतलब इस चीज़ों से निकलने की, पढ़ाई में ध्यान दो। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तुम भिखारी बन जाओगे, हिजड़े तुम्हें ले जाएंगे, तुम बधाई मांगोगे, भीख मांगोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा तुम पढ़ोगे लिखोगे तो आगे तुम्हारे पास जॉब मिलेगी, आप काम करोगे, तुम अपना भविष्य खुद निर्धारित कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होंगे, तो तुम्हें कौन पूछेगा। तो मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। आइडेंटिटी मेरे प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं उस चीज़ को दबाने की पूरी कोशिश करती थी और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी। तो +2 में मेरा थोड़ा ठीक हुआ, माहौल मेरा दिमाग में थोड़ा सा पढ़ने की तरफ एक लालसा सी हुई। और ग्रेजुएशन में मैंने 93 में मैंने 1993 में आई वॉज टॉपर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में, और 93 में ही मैंने एमए में एडमिशन लिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी में। लेकिन मेरे साथ रैगिंग हुआ, लड़कों ने बहुत बदतमीज़ी की, मार पिटाई और सेक्सुअल अब्यूज़ किया, तो मैं वहाँ से भाग गई। फिर मैं डिपार्टमेंट में दोबारा नहीं आई, मैंने एमए छोड़ दिया। 94 में दोबारा से मेरा लॉ में एडमिशन हुआ इवनिंग में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में इवनिंग भी सेशन है, तो वहाँ पर 9 बजे रात को क्लास मेरी ख़त्म हुई। एक लड़का मुझे लड़का लेके गया कि उसने बोला कि तुम्हें कुछ लोग बुला रहे हैं सीनियर। तो मैं वहाँ गई तो देखा वहाँ 10-12 लड़के बैठे थे रूम के अंदर। उन्होंने मुझे दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया, मतलब कपड़े खोले और नाचने लेके बोला, गलत हरकतों भी उन्होंने की। तो मैं उनके पाँव में पड़ गई, मुझे माफ़ कर दो, आप जो कहोगे मैं करूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दो। तो उन्होंने, इनमें से एक लड़का था, उसने कहा यार जाने दो इसको, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम सब लोग फंस जाएंगे। और एक भी था, लोगों के अंदर ये भी होता है कि बद्दुआ देंगे किन्नर तो हम लोग, हमारे ऊपर गलत असर होगा हमारा बल। तो मुझे छोड़ दिया, तो मैंने लॉ भी छोड़ दिया।
सो तब मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी। मैंने डिप्लोमा भी किया, रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, कंप्यूटर साइंस में भी डिप्लोमा किया, लेकिन रेगुलर पढ़ाई मेरे को नहीं नसीब हुई। छोटी मोटी नौकरी की, वहाँ पर भी बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियाँ आई। 2002 में मेरे को एक लड़का मुझे बहला फुसला के अपनी गाड़ी तक ले गया। चंडीगढ़ की बात है, ये सेक्टर 17 में। वहाँ पर पार्किंग में मुझे लेके गया। वहाँ पर 2 लड़के थे, उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। पिस्टल थी उनके पास। गाड़ी में बैठे तो पिस्टल के जोर पे मुझे लेके अम्बाला लेके गए। अम्बाला में मुझे पता नहीं वो कहाँ किस हॉस्टल में लेके गए। सारी रात 20 लड़कों ने मेरे साथ रेप किया और मारा पीटा। उसके बाद उन्होंने सुबह मुझे उठा के, चला नहीं गया मेरे से, तो उन्होंने उठा के गाड़ी में, मारुति थी गाड़ी उनके पास, उठा के मुझे अम्बाला के बस स्टैंड पर छोड़ दिया। मैं वहाँ से चल नहीं पाई, मेरे पाँव काँप रहे थे, तो मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से उठी और चंडीगढ़ पहुँची। चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन भी गई, लेकिन पुलिस ने मेरा कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं किया। पुलिस ने कहा कि तुम लोग गलत ही होते हैं, तुम लोग खुद इशारे करते हो लड़कों को, तुम लोगों को घर में रहना चाहिए, रात को क्या करते हो जाने को, ये सब चीज़ें हुई। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो लड़कों की गलती थी। तो मुझे लगा कि ये लोग मेरी कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करेंगे और मैं घर वापस आई। मेरे अंदर मुझे लगा कि मुझे इस दुनिया में नहीं जीना अब, और मैं घर से भाग गई। घर से भाग के जंगल में गई और मैं साथ में एक रस्सी लेके गई थी, कपड़ा था वो लंबी, तो मैंने पेड़ पे टांगा और खुद सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन सुसाइड करने से पहले जैसे मैं सोचने लगी पुराने अपनी बातों को, अपने फ्लैशबैक में गई, पुरानी बातें याद की, मैंने कितना मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई सब करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे, और आज ये रेप हुआ है, इसमें मेरी क्या गलती है ना। सब लोग गुनाह करें और सज़ा हम लोगों को मिलती है। हम लोगों ने, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, मैंने कौन सा रेप कर दिया, मैंने कौन सा डकैती डाली है जो सज़ा मुझे मिल रही है। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि आया कि मुझे मरना नहीं है, मुझे समाज की सोच को बदलना, वो मारना मुझे। तो मैं वहाँ से घर गई और घर में फिर वो मेरा मन नहीं लगा, मैं बस भटकती रही। मुझे ये दिल में रहता था कि मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए, कुछ अपने समाज के लिए। फिर मैं निकली, कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की, तो मेरे जैसे एक इंसान मिला। हम लोगों ने प्लानिंग किया कि उसको एक्सपीरियंस था काम का, NGOs में काम, तो उन्होंने कहा कि हम लोग NGO बनाएंगे और सोसाइटी के लिए काम करेंगे। तो हमने ऐसे काम करना शुरू किया धीरे धीरे। 2001-2 से शुरू किया, तो धीरे धीरे काम बढ़ता गया। लोगों के में अवेयरनेस के लिए हम लोग पब्लिक में जाते थे, लोग सुनते नहीं थे सोसाइटी के, बिल्कुल नहीं। ऑफिसर सुनते नहीं थे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते, कोई नहीं हमें बुलाता नहीं था, ना तो अंदर बैठने देते थे, भगा देते थे। तो वो दिन देखे मैंने। और 2004 में एक बार फिर रेप हुआ मेरे को, 8 लड़कों ने रेप किया मेरे को, वो भी मेरे जान पहचान के थे, और मुझे रस्सी बांध के पंचकुला में, और रेप करने के बाद मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। तो बहुत मुश्किल से उन चीज़ों पर मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था ये सोसाइटी में होगा ही होगा, जब तक मैं एम्पावर नहीं हूँ, जब तक अपनी पहचान के साथ मैं दुनिया के सामने नहीं आऊँ। बस कोशिश करती। 2009 में हमने NGO रजिस्टर किया, फिर नेशनल लेवल पे भी काम किया। जो नालसा की जजमेंट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है भारत की, तो उनके साथ हम लोगों ने 2012 में कुछ और ट्रांसजेंडर लोगों ने एक PIL दायर किया, जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, और तभी वो 15 अप्रैल 2014 को उसकी जजमेंट आई। इस दौरान मैंने बहुत सारा काम करती रही सोसाइटी के अंदर, और मेरी पहचान बनती कि 2013 में मैंने चंडीगढ़ में गर्भ उत्सव मनाना शुरू किया। हमें गवर्नमेंट ने परमिशन बहुत मुश्किल से दी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, प्राइड किया, LGBT प्राइड करते रहे। 2014 में भी किया, 15 में भी किया, 15 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कह के उनको रिक्वेस्ट करके सभी फॉर्म्स में थर्ड जेंडर ऐड करवाया। उसके बाद 2016 में मेरी जो पढ़ाई छूट गई थी, वो मैंने 2016 में शुरू की। और हाँ, क्योंकि मैंने 2015 में अपने सारे ID प्रूफ चेंज कर लिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी। एंड आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, सारे में थर्ड जेंडर मेरा तो अब ट्रांसजेंडर लिखा गया है। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा अभी भी जब मैं देखती हूँ उसमें आधार कार्ड में, तो उसमें ट्रांसजेंडर लिखा, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी पहचान है। उससे पहले मेरी पहचान है, और कोई वोटिंग का अधिकार नहीं था। 2014 के बाद हमें वोटिंग का अधिकार भी मिला। फिर मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो जब वो थर्ड जेंडर में मैंने
टिक किया तो बहुत खुशी थी। ये मेरी पहचान है, इसके लिए मैंने संघर्ष किया है। और जब संघर्ष करके जो मज़ा आता है उसमें, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में गए तो वॉशरूम की प्रॉब्लम, फ़ीस की प्रॉब्लम, बहुत सारी बुलिंग हैरेसमेंट सेम वैसे का वैसे ही था जो 1993 में था, जो वो सब तब भी था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा अब नहीं मैं छोड़ूंगी किसी को। अब मैंने वो तब की और अब में पहचान थी, मैंने अपना आइडेंटिटी चेंज करके, जो मैं औरत थी तो मैं औरत जैसे जाती, तो औरत जब मैं साड़ी पहन के जाती तो मुझे गर्व होता था कि मैं हूँ, मैं अब वो मेरी पहचान, यही मेरी पहचान थी। और गर्व से मैं जाती थी कि यस आई एम ट्रांसजेंडर। जब मैंने एडमिशन लिया तो सबसे पहले मैंने वाइस चांसलर को लेटर लिखा, और जो ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेट वॉशरूम के लिए डिमांड की। 15 दिन बाद आंसर भी, चिट्ठी भी आ गई मेरे पास, और उसमें 23 लाख रुपए बजट पास हुआ। और भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी जहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेट वॉशरूम बना। उसके बाद फीस माफ़ी के लिए हुआ, और फिर हमारे लिए फ्री एजुकेशन हुआ, वो भी संघर्ष करके मैंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनवाया। हिमाचल में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नहीं है, और सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी स्टेट्स में, ये सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट का जो बिल पास हुआ उसमें भी यही है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनवाना ही बनवाना है। क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी में नहीं आ, वो अपनी पहचान, मैंने भी अपनी 40 साल पैंट शर्ट में गुजारा है। लेकिन जब मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ये जजमेंट दिए तो हमें बाहर आना चाहिए। तो फिर जब सब चीज़ें हुई, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने मना किया था प्राइड करने के लिए, 2017-18 में वो हमारे प्राइड का हिस्सा बनी, और चंडीगढ़ गवर्नमेंट भी प्राइड का हिस्सा बनी। बहुत सारी चीज़ें बदली, सोसाइटी के माइंड सेट। पीपल से दैट यू आर डिफरेंट, आई सेड यस आई एम डिफरेंट, बिकॉज डिफरेंट इज़ नॉट रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक, हमेशा यूनिक होता है। हम डिसऑर्डर लोग मानते, पीपल यू आर डिसऑर्डर, मैं कहूँ यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज नेवर फॉलो ऑर्डर, क्योंकि हमारी अपनी पहचान है, हमारी तृतीय प्रकृति। वेद में लिखा विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। वेद आज हम इतने अंधकार युग में जी रहे हैं, और वेद के टाइम में इतना उजाला था, इतना तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मतलब हम लोग प्रकाश की ज्ञान इतना। जी, तो इतना ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया, इतनी बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में फेस की, हर एक चीज़ को लेकर मतलब अपनी जो आपकी पहचान थी, जो आप फील करते हो, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा जो स्ट्रगल है यहाँ पर करना पड़ा है। तो आज के समय में जब आपको और इस तरह के लोग दिखते हैं जो वो चीज़ फील करते हैं, वो सोसाइटी उन्हें आगे नहीं आने देकर आती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ करके वो उन्हें कमेंट करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि जो लोग हैं इसके बारे में अवेयर हो और एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हाँ ये है यहाँ पर ऐसे। देखिए, वैसे तो हमें नॉलेज ही नहीं है यहाँ पर समाज में, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। 1860 में अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया था, और हम जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, 1871 में हमें क्रिमिनलाइज कर दिया था, हमें अपराधी श्रेणी में घोषित करके हमें अपराधी बना दिया। तो एंटी ट्राइबल एक्ट बनाता था, जिसमें सभी किन्नर या ट्रांसजेंडर जो भी मानते हैं सबको अपराधी की श्रेणी में डाल दिया था। तो इतने 150-200 साल बाद लोगों की सोच बदल गई, लोग हमें गलत मानते हैं। अंग्रेज़ों ने हमें गलत बोला तो लोग भी गलत मानते हैं अभी। अ, समाज में अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें। हमें अपनी अपनी माइथोलॉजी, अपने जो हमारे शास्त्र हैं उनके में क्या लिखा वो भी नहीं पता है। वेद में लिखा तृतीय प्रकृति, तीसरी प्रकृति के लोग भी होते हैं, नर नारी के अलावा तीसरी तीसरी प्रकृति के लोग भी होते हैं। वो दरगाहों में अपने उस्ताद की सेवा करते थे दरगाहों में। तो ख्वाजा सरा का ही शॉर्ट में ख और सरा को शॉर्ट कर दे तो खुसरा हो जाता है। किन्नर का मतलब होता है की और नर, किंतु या अलग तरह का नर, जिसके अंदर फेमिनिटी होती है। या जिस तरह से आपने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई, शायद जो लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े भी हैं उन्हें भी बहुत सारी नॉलेज होगी। अगर हम बात करें भारत सरकार की, भारत में यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि जो ट्रांस वुमेन है, ट्रांसजेंडर्स है, उनके लिए लॉ भी बन गया है, लेकिन अब और भी बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ है यहाँ पर आगे, चाहे हम बाइसेक्सुअल्स की बात किए,